फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेक्चर 24 और क्वेश्चन नंबर जी हमने करना है 57। पीएल के नाम से है समर 21। अच्छा, इसका ना पॉइंट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 हम कर चुके हैं पहले। इसका ये वो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी विद इक्विटी वाला पॉइंट है, ये हम कर चुके हैं पहले। अभी मुझे जो अभी करना है राइट नाउ पॉइंट 2, 3, 4 करना है जल्दी से। 5 बाद में करेंगे अभी 2, 3, 4 जल्दी से जी। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? हमने सिर्फ नवंबर दिसंबर 2020 की एंट्री करनी है जी। 2020 बड़ा मुश्किल साल रहा है पीएल के लिए, कोविड की वजह से फाइनेंशियल लिक्विडिटी इश्यूज रहे हैं जी। आखिर 2 महीने की ट्रांजेक्शन है जी। पॉइंट 2 बेटा जल्दी से, यकम नवंबर 2020 बेटा ध्यान से, ये पॉइंट पता है कौन सा है? जल्दी से सॉल्व करना है। पीएल ने सेल किया अपना डिवेंचर 110 रुपये का बैंक बी को, साइमल्टेनियसली एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द सेम डिवेंचर बैक ऑन यकम जुलाई 21 एट ₹190। बेटा मैंने जो आपको करवाया ना, मैंने तो प्रॉपर एग्जांपल आपको पूरी करवाई है, यहाँ बस थोड़ी सी वर्किंग वो मांग रहा है। यकम जुलाई को आपने सेल कर दिया, यकम नवंबर को आपने 110 का सेल कर दिया, और रीपरचेज करने का राइट आपके पास है कि यकम जुलाई किस को आप रीपरचेज कर सकते हैं फिक्स प्राइस ऑफ 119। पीएल ने परचेज किया था डिवेंचर यकम नवंबर 19 को 114 रुपये का, पार बिल 120 रुपये है, कूपन रेट 11% है, इफेक्टिव रेट 12% है, और अमोर्टाइज कॉस्ट है। जल्दी से बेटा ये वो सेल विद राइट ऑफ रीपरचेज जी। बेटा क्या करेंगे देखिएगा, हमने सिर्फ एंट्री करनी है किसकी? हमें सिर्फ एंट्री करनी है किसकी? नवंबर और दिसंबर की। बेटा सबसे पहले इसका स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जल्दी से। बेटा देखो पॉइंट 2 सॉल्व कर रहा हूं अभी जी। ये दे देना, सेल कर दी थे, हाँ सब भूल गया, आवाज क्यों आ रही थी? चले, ये ब्रॉड फॉरवर्ड ए, इंटरेस्ट, रसीट और फिर कैरी फॉरवर्ड। बेटा प्लीज समझिएगा, इफेक्टिव रेट है 12%, ए प्लस बी माइनस सी। बेटा प्लीज समझिए बात। बेटा पहले कब आपने किया ये? 1 नवंबर क्या है? 19। तो बेटा सुनो, 31 अक्टूबर 20। बेटा ये ईयर एंड की डेट है, ठीक है बेटा। यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा यकम नवंबर 19, ऐसे ही है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 114। इंटरेस्ट बताओ कितना बनता है? इनकम 13.68। रसीद कितनी होगी? पार वैल्यू, कूपन रेट, कैरी। बेटा 31 अक्टूबर की तो पेमेंट हो चुकी है कि नहीं हुई? 114.48। बेटा 31 अक्टूबर 20 की पेमेंट होगी भी है ना? देख लो जरा, नहीं बताया तो होगी है, नहीं बताया तो होगी। चले आगे। अच्छा बेटा रुकिएगा जरा, क्या एंट्री होगी? 1 नवंबर 20 क्या करेंगे बेटा? जितने भी पैसे मिलेंगे क्या बना लेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये पढ़ा था बेटा। बीच में क्या आ गया? ईयर एंड। बेटा ये वाली एंट्री नहीं करनी मैंने, ये 31 अक्टूबर पे हो चुकी है। फिर 31
दिसंबर 20। बेटा 2 महीने की क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बेटा कितनी होगी बोला, बेटा ये बैलेंस चलेगा ना आगे, ये बैलेंस चलेगा ना 114.48 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12। हाँ जी 29। बेटा फाइनेंस कॉस्ट भी तो बुक करनी पड़ेगी, भूल गए हैं। पता है फाइनेंस कॉस्ट कैसे पता चलेगी यहाँ पे? फन वन कितने पे रीपरचेज करना है, 119। बेटा सुनने वाली बात है बेटा, 9 रुपये। बेटा कितने से का ये, 8 महीनों का। बेटा 8 महीनों का ये, 8 महीने बनते हैं, तो डिवाइड इंटू 2/8। समझ गए कि नहीं? हम तो 2 महीने का बुक कर रहे हैं बेटा, 9 रुपये 8 महीनों के कितने, 2.25। ये ना बेटा, ये एंट्री दूंगी बस, 0.2 खत्म। .3 में आ जाए जल्दी से जी। बेटा 0.3 पे आ जाए जल्दी से।
जी चले पालिए 3 जी, क्या करें, क्या करना है जी, क्या जी, कौन सी ऑब्लिगेशन है बताएं, रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है? नॉन रिकोर्स का मतलब है नो ऑब्लिगेशन ऑफ बैड डेट। इसका पक्की बात है ना, कैसे पता चला नॉन रिकोर्स है? लिखा हुआ है, चलो शुक्र है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3, क्या ये डेट क्या बनेगी, कब हुआ ये काम, दिसंबर को? क्या करेंगे, बैंक डेबिट कितने से, बैंक होगा 36 रुपये से, रिसीवेबल कितने से होगा 40 रुपये से, P&L कितने से होगा, बैलेंसिंग 4 रुपये से। जी फी कितनी पे की है जी? 8%। फी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 40 का, 40 के लेंगे ना, ये लेंगे। आगे और कुछ कहा हुआ इसमें, क्या कहा हुआ है? वो बाकी मिल गए हमें, बेटा वो हमें मिलेंगे ना, वो हमें मिलने थे कि नहीं, क्यों हमें क्यों मिलेंगे बेटा, उससे हमें पैसे पूरे नहीं दिए थे ना, उसके साथ एग्रीमेंट ही हुआ था, तो बाकी हमें मिलेंगे। कितने थे जी, 31 एंड में मिलेंगे ना, कितने जी, 4 पे बैंक डेबिट, बेटा किससे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कौन देगा हमें पैसे, कस्टमर के बैंक से, शाबाश। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, एक नहीं, एक सेकंड, लाइन पढ़ लो पहले, एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड इधर करें जी, लाइन नहीं पढ़ी मैंने, कट, एक पॉइंट 3 पढ़ी था जी, चलो जी पॉइंट 3 क्या जी बताएं, 1 दिसंबर 2020, बेटा इनका एग्रीमेंट क्या हुआ है, ये क्या है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ऐसी है, लेकिन पता है एग्रीमेंट क्या है, वो कहता है अभी कितने पैसे ले लो, बेटा वो हमें 40 रुपए ही देने को तैयार है, लेकिन कहता है अभी कितने ले लो, 36, ये रिसीवेबल खत्म, वो कहता है बाकी कब ले लेना, 30 दिन बाद, तो क्या करेंगे, रिसीवेबल बैंक सी 4 रुपए, बेटा वो हमें 40 रुपए देने को तैयार है पूरे, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहा है कि 90% अभी ले लो, नॉन रिकोर्स है, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बैड डेट की, वो कह रहा है थोड़े से पैसे ज्यादा भी ले लो, थोड़े एंड पे ले लेना, नो ऑब्लिगेशन में बैड डेट है। फी का पे की, फी एक्सपेंस डेबिट कितने थे, और बैंक क्रेडिट कितने थे, 40 का कितने परसेंट, 8%, 3 4 या 2, और क्या हुआ, 30 लिख दूं, 31 बनेगी, 31, 31 में क्या होगा जी, कितने, बेटा जितने बड़े, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसको चाहे 1 रुपया भी ना मिले, क्योंकि हमारी नो ऑब्लिगेशन बैड डेट, हमने उससे ये 4 पे लेने हैं जी, उसने कहा था मैं 30 दिन बाद दूंगा, तो दे दो, नो ऑब्लिगेशन बैड डेट है ना, ये लो जी। पॉइंट 4 पढ़ लीजिए आप, पॉइंट 4,
बेटा कौन सी है ये? रिकॉर्ड्स के नॉन रिकॉर्ड फैक्टरिंग, रिकॉर्ड फैक्टरिंग है ना बेटा? बेटा शाबाश 10%। बेटा अभी तक हमें दो ही पढ़ी हैं, एक होती है नॉन रिकॉर्ड्स, नॉन रिकॉर्ड्स का मतलब होता है 0% ऑब्लिगेशन बैड डेट, एक होती है फुल रिकॉर्ड्स, उसका मतलब होता है 10% से ज़्यादा और 100% तक। बेटा 10% का लिखा दिखकर आ रहा ना कुछ, 10% ज़्यादा, तो ये क्या हो गया फुल, इसको बोलते हैं फुल नॉन रिकॉर्ड्स। तो बेटा क्या करेंगे, कितने पैसे मिल रहे हैं जी, कितने पैसे मिल रहे हैं? करें जी, कितना जी? बैंक डेबिट कब की बात है ये? फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितने से? 50 का 90%, ऐसी है जी। चलें जी, 1 दिसंबर को फी पे की, फी एक्सपेंस डेबिट, कितनी फी पे की हैं? 3% 50 का 1.5। आप बताएं जी क्या हुआ, कितने पैसे ले लिए उसने? बेटा पैसे कितने दिन तक मिल रहे हैं? 40 दिन तक। बेटा हम 31 दिसंबर पे आ गए हैं, अभी वो 40 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन जो हो चुका है वो तो कर देंगे ना। कितने पैसे मिल गए? बेटा अगर आपको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे ना रूल, बेटा लास्ट लेक्चर में रूल पढ़े थे ना बेटा, अगर वो रूल याद करो तो बेटा ये वाली एंट्री होगी बस, ये एंट्री होगी बस, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, बस बेटा ये एंट्री होगी। कितने पैसे वो रिसीव कर चुका है? बेटा जितने वो रिसीव कर चुका है उतने से लायबिलिटी खत्म। वो रिसीव कर चुका है 50 का, कस्टमर से कितने रिसीव कर चुका है? 50 का 75%। बेटा इतने से लायबिलिटी खत्म, इतने से रिसीवेबल खत्म, बाकी पैसे नहीं देने उसे, नहीं देने उसे। हमने 45 रुपये लिए उसे और 75% लोगों ने पैसे दिए, तो लास्ट लेक्चर के रूल देखो, बाकी पैसे वापस। शाबाश, जवाब ये है अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए। अगर 40 दिन पूरे हो चुके होते ये एंड पे, तो वैसे ही करना था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड पे सिखा दिया हुआ। ये सवाल यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए, तो लेकिन ये एंट्री करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया ना कि इतने परसेंट उसने पैसे ले लिए, जो उसने पैसे ले लिए वो लायबिलिटी भी खत्म और रिसीवेबल भी खत्म। जी बेटा नेक्स्ट हेडिंग दें, नेक्स्ट हेडिंग दें कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल एसेट। अब जरा समझ नहीं बात। ये हेडिंग लिख लो, अभी इस हेडिंग पे बात नहीं करते, समझते हैं जरा। हेडिंग क्या है जी? continuing involvement of in financial asset.
क्या है बेटा, बड़ी अहम डिस्कशन, इस पे आएंगे वापस, अभी आएंगे यहीं। यार पानी मंगवा दो। डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। बेटा फाइनेंशियल एसेट को अब रूल्स हम पढ़ने लगे हैं। फाइनेंशियल एसेट को किताबों से निकालने की ना दो शर्तें हैं, दो। बेटा ये दोनों शर्तें पूरी होती ना, अगर जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तब भी कोई फाइनेंशियल एसेट किताबों से क्या हो सकता है, डी रिकग्नाइज। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ कैश फ्लो, ट्रांसफर ऑफ सब्सटैंशियल रिस्क एंड रिवार्ड, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो एसेट क्या होगा, डी रिकग्नाइज होगा। ये लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। बेटा ये इसका जो लिख रहे हैं इसी से रिलेटेड ही है, इसी में ही है, लेकिन मैं उस नाम का जिक्र नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं वही सिखा रहा हूँ, असल में वही सिखा रहा हूँ, काउंटरिंग इन्वॉल्वमेंट सिखा रहा हूँ। आप उसके नीचे लिखें, मैं कह रहा हूँ मैंने उसका जिक्र नहीं करना, अभी वहीं पे वापस आ जाएंगे, ये उसी को समझने के लिए।
चलें जी, ये ज़रा बना लें फिर मैं समझाता हूँ। आ जाए जी, लिख लिया अगर जी, बेटा इधर आ जाओ प्लीज़ समझिएगा। फाइनेंशियल एसेट को मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं बेहतर समझा सकूं आपको। फाइनेंशियल एसेट को डी रिकग्नाइज करने के लिए दो शर्तें हैं। ट्रांसफर ऑफ कैश फ्लो, बेटा कैश फ्लो भी ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए और रिस्क एंड रिवार्ड्स भी ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। आप अपने ध्यान में रखें डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट के बेटा कैश फ्लो क्या होते हैं? इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन अमाउंट, ठीक है। रिसीवेबल आप ध्यान में रखें, रिसीवेबल कैश फ्लोज क्या होते हैं? बेटा वो जो पैसों का रिकवर होना है, डेटर के जो पैसे हैं। प्लीज़ समझिएगा, दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप रिसीवेबल ध्यान में रख लें, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। बेटा रिसीवेबल है, सुनने वाली बात है, सुनना। मैंने ये फैक्ट्री कंपनी है, मैंने इनको सेल कर दिया, मैंने इनको सेल कर दिया, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैश फ्लो। ट्रांसफर ऑफ कैश फ्लो का मतलब है अब रिसीवेबल के कैश फ्लो रिसीव करने का राइट मेरे पास नहीं है, इनके पास। तो क्या इसको बोलते हैं, मैं भी समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कैश फ्लो का ट्रांसफर होना। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड के ट्रांसफर होने का मतलब है बेटा ऑब्लिगेशन और बैड डेट। कैश फ्लो तो ये रिसीव करेंगे, ये तो ट्रांसफर हो गए। बेटा अगर बैड डेट हो गया तो उसकी ऑब्लिगेशन किसकी है? क्या वो भी मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है? मतलब इसका मतलब है कि अगर बैड डेट हो गया तो यही जिम्मेदार है। इसका मतलब है रिस्क एंड रिवार्ड भी क्या होगे? ट्रांसफ़र होगी। पहले तो बेटा इस चीज़ को समझे, ये समझ आ गई, छोटी सी बात, तो आगे भी आ जाएंगी बातें। ये क्या है? कैश फ्लो का ट्रांसफ़र होना। एक और मिसाल वो हमने किया था ना, डेट इंस्ट्रूमेंट की मिसाल की थी, जिसमें एक पोर्शन इंटरेस्ट का सेल कर दिया था। उसमें हमने क्या किया था? इंटरेस्ट रिसीव करने का कैश फ्लो, इंटरेस्ट कैश फ्लो रिसीव करने का राइट ट्रांसफ़र कर दिया था। इसको बोलते हैं कैश फ्लो ट्रांसफ़र करना। रिस्क एंड रिवार्ड क्या है उसको समझने के लिए आप डेटर ध्यान में रखो। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र कब होगा? जब ऑब्लिगेशन और बैड डेट पे क्या हो जाएगी? आपसे ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसे कहते हैं रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो। डन। अब ये समझो, ट्रांसफर ऑफ कैश फ्लो। बेटा कैश फ्लोज दो तरीकों से ट्रांसफर हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ट्रांसफर और एक ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर अज्यूम कर लेना। बेटा अज्यूम का मतलब यहाँ पे मिसाल अजम्पशन नहीं है, अज्यूम का मतलब है संभालना, जिम्मेदारी कबूल करना। अज्यूम मतलब संभालना। जैसे हम पढ़ते हैं ना जी, मिस्टर ABC अज्यूम द ऑफिस फ्रॉम 1 जनवरी 2026। अज्यूम ऑफिस का मतलब क्या है? उसने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। ये अजम्पशन नहीं है कि अजम्पशन ले लो, ठीक है। बेटा प्लीज मैं दोनों पे मिसाल देने लगा। इसकी 3 शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी होंगी तो हम समझेंगे ये वाला काम हो गया। पहले समझो, डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत आसान है। ये फैक्टरिंग कंपनी है, मैंने इन्हें क्या किया? मैंने इन्हें अपने डेटर से जो मुझे कैश फ्लो मिलने थे, मैंने इनको ट्रांसफर कर दिया। ये डायरेक्ट ट्रांसफर है, सिंपल। अब ये रिसीव करेंगे, समझ गए बात? अब ये क्या है? अगर ये 3 शर्तें पूरी हो गई तो हम यही मान लेंगे कि ये ट्रांसफर हो गया। बेटा ये इनडायरेक्ट तरीका है,
इसमें आपने डायरेक्टली कैश को ट्रांसफर नहीं किया, इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। मिसाल के तौर पे मैंने ये अब्दुल्ला को क्या किया, मैंने अब्दुल्ला को डेट इंस्ट्रूमेंट की मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अब्दुल्ला को इंटरेस्ट के कैश फ्लोज ट्रांसफर कर दिए, लेकिन कुछ लीगल उलझनों की वजह से सिचुएशन ऐसी है कि मैंने जिस कंपनी से इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है ना, लीगल उलझनों की वजह से वो इंटरेस्ट का रिसीव होना इनको ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैंने कर दिया ट्रांसफर में, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल आ रहे हैं, कुछ ऐसे लीगल डिफेक्ट्स आ रहे हैं कि मैंने जिसे खरीदा हुआ है ना इंस्ट्रूमेंट, मुझे उससे इंटरेस्ट मिलना था, मैंने इंटरेस्ट मिलने का राइट इनको ट्रांसफ़र कर दिया, कैश फ्लो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन लीगल उलझनों की वजह से वो इनको पैसे नहीं दे पा रहे, मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। इस सिनेरियो में बेटा क्या होगा, अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो हम ये अज्यूम करेंगे, ये समझ लेंगे, मान लेंगे कि मैंने डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र नहीं किए, लेकिन मैंने ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र अज्यूम कर ली है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र अज्यूम कर ली कैसे, 3 शर्तें क्या हैं। आई विल ट्रांसफ़र एज आई रिसीव। भाई मैंने अपने पास से तो पैसे देने नहीं है ना, मैंने तो आपको कैश फ्लो रिसीव करने का राइट ट्रांसफ़र किया है, वो आपको डायरेक्ट नहीं दे पा रहा, तो मुझे देगा पैसे वो, क्योंकि उसकी किताबों में तो मैं ही मालिक हूँ अभी भी। वो मुझे पैसे देगा तो भाई मैं आपको दे दूंगा। आई विल पे एज आई रिसीव। मैंने अपने पास से नहीं देने पैसे। नो मटीरियल डिले, जब मेरे पास पैसे आ गए तभी दूंगा, लेकिन इमीडिएटली पे कर दूंगा, डिले नहीं करना मैंने। और तीसरी बात, वो ऐसा चूंकि लीगल उलझनों की वजह से मेरे नाम पे है, तो ना मैं उसे किसी को सेल कर सकता हूँ, ना मैं किसी को प्लेज करवा सकता हूँ। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो क्या होगा, जिससे मैंने खरीदा हुआ इंस्ट्रूमेंट वो मुझे पैसे देगा इंटरेस्ट के, और मैं इंटरेस्ट के आपको पास ऑन कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। इसे कहते हैं ऑब्लिगेशन। अगर मैं पूरा लिख दूं, ऑब्लिगेशन टू, पूरा अगर मैं लिख दूं, ऑब्लिगेशन टू पे कैश फ्लो। मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिए, ट्रांसफर, ऑब्लिगेशन टू कैश ट्रांसफर मैंने अज्यूम कर लिए, डन है जी। मैं खुद नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ। डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, मैंने आपको इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट ट्रांसफर कर दिया, अब जिस मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदा था वो आपको पैसे दे रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो ये भी क्या है, इसका भी क्या मतलब है, कैश फ्लो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। और अगर ऐसे नहीं है, ये वाला सिनेरियो है, लीगल उलझनों की वजह से वो पैसे मुझे दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस अगर ऐसे हो रहा है, शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है मैंने ऑब्लिगेशन टू पे कैश फ्लो अज्यूम कर ली। इसका मतलब भी क्या है, ट्रांसफर हो गया, डन। अब इतना है, पहले ये वाले डायग्राम देखें। दोनों शर्तें पूरी होंगी तो क्या होगा जी बेटा, जो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है बेटा, फैक्टरिंग सुननी है बात, फैक्टरिंग चाहे रिकोर्स हो चाहे नॉन रिकोर्स हो, बेटा कैश फ्लो का राइट तो आप ट्रांसफर कर देते हैं ना फैक्टर को। आप फैक्टर तो क्या कहते हैं, पैसे अब तुमने रिसीव करने हैं। तो बेटा चाहे नॉन रिकोर्स हो चाहे रिकोर्स हो, रिकोर्स को मैं फुल लिख रहा हूँ जान के, अब चाहे नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग हो चाहे फुल रिकोर्स फैक्टरिंग हो, बेटा कैश फ्लो तो ट्रांसफर हो जाते हैं ना। कैश फ्लो ट्रांसफर, कैश फ्लो के रिसीव करने का राइट तो ट्रांसफर हो जाता है। अब इधर बेटा, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर टेस्ट, टेस्ट है ना, एक चेक करना है, टेस्ट है, इसको टेस्ट कहते हैं कि टेस्ट कर रहे हैं बेटा। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में आपकी कोई ऑब्लिगेशन और बैड डेट नहीं होती ना, इसका मतलब है सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड क्या हो गया, ट्रांसफर हो गए हैं। बेटा मैंने आपको पहले साल लफ्जों में सिखाया था कि डी रिकग्नाइज कर देते हैं, लेकिन बेटा ये दोनों शर्तें पूरी हो रही होती हैं तभी डी रिकग्नाइज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है फुल रिकोर्स में, बेटा यहाँ पे कैश फ्लो ट्रांसफर टेस्ट तो पास हो रहा होता है, वो तो कैश फ्लो तो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, राइट टू रिसीव कैश फ्लो। लेकिन बेटा चूंकि आपकी फुल रिकोर्स होती है फैक्टरिंग, आपकी ऑब्लिगेशन में बैड डेट होती है, बैड डेट का मतलब होता है क्रेडिट लॉस, इसलिए बेटा आप क्या करते हैं, आप इसको, ये शर्त पूरी नहीं होती इसलिए हम कीप रिकग्नाइज, हम इसे डी रिकग्नाइज नहीं करते, समझिए। ये मैंने एक और सिनेरियो बना दिया। तीसरा क्या है,
बेटा कोई ऐसा सिनेरियो हो, कोई भी, इसलिए मैंने ये नाम नहीं लिखे थे, कोई ऐसा सिनेरियो हो जहां पे आप टेस्ट करने जाएं और पता चले कि कैश फ्लो टेस्ट ही पास नहीं हो रहा, तो बेटा आगे जाने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये टेस्ट नंबर 1 है, आगे जाना ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कीप रिकग्नाइज। कैसा? आ जाए इधर। अब ये देखें, ये मैंने ऐसे ही बना दिए क्योंकि इसलिए मैंने आपको ये सिखाना, यहां से वो चीज निकलनी है, कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। अब देखें बेटा, प्लीज ऐसे भी समझे बेटा, 1 बाय 1, पहले 1 बाय 1। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ऑब्लिगेशन फॉर बैड डेट या क्रेडिट लॉस क्या होती है? 0%। ऐसे ही एसेट को डी रिकग्नाइज कर देते हैं या कीप रिकग्नाइज? भाई डी रिकग्नाइज कर देते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों शर्तें क्या हो रही होती हैं? पूरी हो रही होती है। कैश फ्लो ट्रांसफर टेस्ट भी पास हो रहा होता है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड पे ट्रांसफर टेस्ट पास हो रहा होता है। यहाँ पे फुल रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है? 10% से ज्यादा और 100% तक की हमारी ऑब्लिगेशन होती है, 100% तक की होती है। यहाँ पे हम एसेट को डी रिकग्नाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये टेस्ट तो पास हो रहा होता है, ये पास नहीं हो रहा होता। यहां तक। ठीक है, चलिए अब बेटा ये नई चीज पा रहे हैं हम। बेटा ये देखें, नाम देखें, पार्शियल रिकोर्स। बेटा इसमें हमारी ऑब्लिगेशन बैड डेट कितनी होती है? 10% तक। ये नया केस है। ए से डी रिकग्नाइज करेंगे, सुना जरा, यस, पूरी बात सुनिए, यस। रिसीवेबल तो डी रिकग्नाइज कर लेंगे बेटा, प्लीज समझना है, रिसीवेबल डी रिकग्नाइज कर लेंगे, लेकिन बेटा 10% तक तो हमारा उसमें स्टेक है ना, 10% तक तो हमारी ऑब्लिगेशन है, तो रिसीवेबल तो खत्म कर देंगे, लेकिन हमारी IFRS 9 कहता है अभी भी उसमें कुछ हद तक कॉन्टिन्यूइंग क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, 10% तक। बेटा कोई ऑब्लिगेशन ना हो, डी रिकग्नाइज। 100%, 10% ज्यादा हो, 10% असल में रिप्रेजेंट करे सब्सटेंशियल को, 10% से ज्यादा हो और 100% तक हो, तो बेटा हम क्या करते हैं? डी रिकग्नाइज नहीं करते। बेटा यहां पे क्या है? हमारी ऑब्लिगेशन 10% से कम है, सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं है, 10% तक है। बेटा रिसीवेबल रिकग्नाइज हो जाएगा, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ हद तक उसमें कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट है। क्या करेंगे? रिसीवेबल खत्म कर देंगे, लेकिन क्या रिकॉर्ड करेंगे? बट रिकॉर्ड क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट किस में है? रिसीवेबल में। रिसीवेबल में जिस हद तक हमारी इन्वॉल्वमेंट है ना, उतना क्या करेंगे? एसेट रिकॉर्ड करेंगे। उसका नाम क्या होगा? कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। आसान लफ्जों में रिसीवेबल का कुछ हिस्सा अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन किस नाम से? कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के नाम से। हमारे इसमें कुछ हद तक कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट है। कैश फ्लो ट्रांसफर टेस्ट। बेटा कैश फ्लो ट्रांसफर टेस्ट तो हो जाता है ना बेटा, फैक्टरिंग है ना, तो कैश फ्लो ट्रांसफर हो गए, फैक्टरिंग अपनी कैश फ्लो रिसीव करेगी। अब ये देखो, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड। अब प्लीज समझना, यहाँ पे प्लीज समझो, अगर हमारी ऑब्लिगेशन ऑफ बैड 0% है, इसका मतलब है सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए ना। अगर हमारी ऑब्लिगेशन 10% 0% है, तो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए। अगर हमारी ऑब्लिगेशन 10% से ज्यादा है, तो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए। और अगर हमारी ऑब्लिगेशन 10% तक है, तो पता है IFRS क्या कहता है? कहता है ये तो मिडिल ऑफ द सिचुएशन आ गई है, मतलब सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड neither transferred nor
रिटेन्ड। बेटा फिर सुनो, अगर हमारी ऑब्लिगेशन 0% है तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए, मतलब हमारे नहीं है। अगर हमारी ऑब्लिगेशन 10% ज़्यादा है तो इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुए। तो बेटा 0% पे ट्रांसफर हो गए, 10% ज़्यादा पे ट्रांसफर नहीं हुए, अप टू 10% क्या होगा? सब्सटांशियल की बात हो रही है। सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड नीदर ट्रांसफर नॉट रिटेन्ड बट एंटिटी कंट्रोल्स एसेट। बेटा बेटा जब सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए, बेटा रिटेन नहीं है तो ट्रांसफर भी तो नहीं है ना। तो कंपनी क्या कर रही है? एसेट को कंट्रोल कर रही है। बेटा ये देखो, आप एज ए स्टूडेंट आपने पता क्या याद रखना है? एज ए स्टूडेंट आसान तरीका, ये भी समरी बन गई। आपने याद रखना है कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट पता कब आता है? जब पार्शियल रिकोर्स फैक्टरिंग हो, मतलब आपकी ऑब्लिगेशन फॉर बैड डेट 10% तक हो, कैश फ्लो ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी ऑब्लिगेशन 10% तक हो, रिस्क है सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड। बेटा इस सिनेरियो में, खास सिनेरियो में, सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड नीदर रिटेन होंगे नॉट ट्रांसफर्ड होंगे। तो बेटा क्या करें इसमें? हम क्या करेंगे? एसेट तो डिरिकग्नाइज कर लेंगे, लेकिन चूंकि सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड ना ट्रांसफर ना रिटेन्ड है, तो हम एक एक्सटेंड तक क्या करेंगे? अपनी काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट क्या करेंगे? एसेट रिकॉर्ड करेंगे। बेटा प्लीज समझनी है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो सब्सटांशियल की बात हो रही है। सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर ना हो रहे हैं ना रिटेन हो रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो इसमें IFRS कहता है रिसीवेबल खत्म कर दो, लेकिन उसी रिसीवेबल में जिस हद तक आपकी 10% तक आपकी काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट है ना, उस हद तक आप क्या करो? अपने यहाँ एसेट बुक कर लो। ये बड़ा रूल है। तो काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट एसेट, काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल एसेट कब आएगा? काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट रिसीवेबल कब आएगा? जब पार्शियल रिकोर्स फैक्टरिंग होगी, मतलब कैश फ्लो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ऑब्लिगेशन फॉर बैड डेट 10% तक होगी, आपके सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड ना ट्रांसफर होंगे ना रिटेन होंगे, लेकिन आपका एसेट पे कंट्रोल होगा देर बाय, चूंकि कंट्रोल तब ट्रांसफर होता है जब सब्सटांशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। देर बार आप क्या करेंगे? काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, किस हद तक? जितना आपका उस एसेट में इन्वॉल्वमेंट है। ये कंप्लीट कर देते। डन है बेटा। अब इधर एक और सिनेरियो बना लो, पॉइंट नंबर 4। ये देखो, ये बेटा ये वाला बनाने लगा मैं। अब ये देखो, इधर लिख दूं पार्शियल रिकोर्स फैक्टरिंग। जी बेटा क्या होगा? ये देखो बेटा, ये तो टेस्ट पास हो रहा होगा ना। बेटा इधर क्या होगा? इधर मैं क्या लिखूंगा? नीदर ट्रांसफर्ड नॉर रिटेन्ड, ये लिख दूंगा। और इधर क्या आ जाएगा? जी रिसीवेबल तो डी-रिकग्नाइज कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे? उसी रिसीवेबल में क्या करेंगे? सी कॉन्टिन्यूइंग, आई इन्वॉल्वमेंट एसेट क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे।
जी। अब बेटा इसके रूल लिख लीजिए। काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल एसेट के बड़े आसान से रूल हैं जी, इधर देखिएगा जी, इधर आ जाए ध्यान में। बेटा ये हेडिंग लिखी हुई है। पहली बात, रिसीवेबल shall be de-recognized। अगली बात, continuing involvement asset shall be recorded at lower of receivable का बैलेंस और amount given as guarantee। तीसरी बात, correspondingly a liability shall be recorded equal to amount agreed as guarantee plus fee received if any। बता दो जी। रिसीवेबल शैल बी डी-रिकॉग्नाइज्ड, सी कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ रिसीवेबल का बैलेंस और अमाउंट गिवन एज गारंटी। बेटा इन दोनों में से ना ये वाला आंसर ही हमेशा क्या होगा, लोअर होगा। पता है इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल 500 रुपये का रिसीवेबल है और आपने गारंटी दी है 10% बैड डेट की। गारंटी का मतलब है किसी गारंटी बैड डेट की। आपने गारंटी दी है कि जी हम 10% बैड डेट की जिम्मेदारी हमारी है, तो बेटा कितनी अमाउंट आ जाएगी? 500 का 10% 50 रुपये। तो बेटा ये आंसर लोअर ही होगा, बट रूल यही है। तीसरी बात बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको क्या करनी पड़ेगी? मैं भी आपको समझाता हूँ लॉजिकली क्यों लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। बेटा कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इक्वल टू अमाउंट एग्रीड एज गारंटी। उतने रुपए की बेटा आपको लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मतलब आसान लफ्जों में कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट भी इतने का आएगा और लायबिलिटी भी इतने की आएगी, प्लस फी रिसीव्ड इफ एनी। ये फी रिसीव्ड भी छोड़ दें, अगर हुई तो ये भी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। IFRS कहता है इसको शुरू में आपने लायबिलिटी बनाना है, बाद में आपकी प्रॉफिट में एडजस्ट होगी। अभी शुरू में आपने कुछ नहीं बताना। मैं बताता हूँ भी फी रिसीव्ड क्या है, अभी बताता हूँ। अभी फ़ी को छोड़ दें, अभी समझ आ जाएगा। आसान लफ्ज़ों में जितने का एसेट उतने की ही लायबिलिटी। ठीक है, चलें अभी लायबिलिटी कॉन्सेप्ट सवाल के साथ अभी समझ आ जाएगा। ज़रा बुक में आइएगा। बुक में ना बुक में जहाँ पे ये डी रिकग्निशन आ रहा है ना बेटा, वहाँ पे ना एक डायग्राम बनी हुई है।
जी बेटा, मिल गई डायग्राम। चलिए इस डायग्राम पे आ जाइए बेटा। अब मैं समझाता हूँ, ये सारी डायग्राम हमने पढ़ ली हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा पढ़ने के बाद। पहले पढ़ते तो समझ ना आती। बेटा बुक में जो पॉइंट 40 है ना डी रिकग्निशन का, बुक में जो पॉइंट 40 है ना डी रिकग्निशन का, उसमें ही सारी डायग्राम बनी हुई है।
ये दिखा दो, मजा आ गया। ध्यान में तक कंफर्म कीजिएगा, क्लियर है सर? जी देखिएगा, ठीक है जी। एक मिनट देना, एक मिनट। चलें जी, क्लियर क्लियर मुझे मिल गया। चलें जी, तो आप कंफर्म कीजिए, क्लियर है रेहान भाई? क्लियर है जी? आप ये देखें जी बेटा, प्लीज समझिएगा, ये पूरा वही है। क्या कैश फ्लो फ्रॉम एसेट एक्सपायर हो गया? एक्सपायर का मतलब पता क्या होता है? नहीं, एक्सपायर का मतलब वैसे कह लो कि जब इंस्ट्रूमेंट रिडीम हो जाता है ना बेटा, तो उसको डीरिकग्नाइज करना पड़ता है ना, उसके कैश फ्लो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये आसान सी बात है, ठीक है। अगला सवाल। नहीं जी, कैश फ्लो एक्सपायर नहीं हुए, इसका मतलब क्या है? अभी इंस्ट्रूमेंट रिडेम्पशन नहीं हुई। अगला सवाल। क्या एंटिटी ने राइट टू रिसीव कैश फ्लो ट्रांसफर कर दिया? क्या एंटिटी ने राइट टू रिसीव कैश फ्लो ट्रांसफर कर दिया? सुनो मेरी बात, इस डायग्राम को समझना है। यस, पहले इसको समझो। यस, इसका मतलब है डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जी, कर दिया जी। अगला सवाल क्या होगा? दो टेस्ट है ना। अगला सवाल क्या होगा? क्या सब्सटेंशियल रिस्क के बाद ट्रांसफर कर दिए? दूसरा टेस्ट यही होगा ना। चलो अब ये समझो जो बीच में लिखा हुआ। आपको पता है एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफर, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये उसके बारे में लिखा हुआ। क्या कंपनी ने राइट टू रिसीव कैश फ्लो ट्रांसफर कर दिए? नहीं। अच्छा, अगला सवाल, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है तो कहीं इनडायरेक्ट ट्रांसफर तो नहीं है? अगला सवाल सुनो। हैज एंटिटी अज्यूम्ड एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट दैट मीट्स द कंडीशंस? वो तीन कंडीशंस। क्या ऑब्लिगेशन टू पे कैश फ्लो अज्यूम कर लिया है? नहीं भाई, अगर डायरेक्ट ट्रांसफर भी नहीं किए, ऑब्लिगेशन भी अज्यूम नहीं की, तो इसका मतलब क्या है कि कैश फ्लो ट्रांसफर टेस्ट पास ही नहीं हुआ। आप समझ आ रही है इस बात की? मैं पहले नहीं पढ़ा सकता था ये। डायरेक्ट ट्रांसफर भी नहीं हुआ और ऑब्लिगेशन टू पे कैश फ्लो भी अज्यूम नहीं की, तो बेटा ट्रांसफर टेस्ट पास ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है आगे जाने की जरूरत ही, आप इस एसेट को रिकग्नाइज रखो। अब अगली बात, या तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया या डायरेक्ट कर दिया, या डायरेक्ट नहीं किया इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? टेस्ट पास हो गया। अगला सवाल, क्या सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए? यस, वो भी हो गए। तो फिर क्या करेंगे? दोनों टेस्ट पास हो गए। बेटा पहले नहीं समझा सकता था ये, डी रिकग्नाइज। अच्छा, अब अगला सवाल, पहला टेस्ट तो पास हो चुका है ना, क्या सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए? नहीं। अगला सवाल, अच्छा ट्रांसफर नहीं हुए तो क्या हमने रिटेन किए? हैज एंटिटी रिटेन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड? नो। क्वांट, ये मैं बता दूंगा अभी बाद में। नो। क्वांटिक इन्वॉल्वमेंट सेट क्या था? ट्रांसफर टेस्ट पास हो गया कैश फ्लो का। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ना ट्रांसफर्ड है ना रिटेन्ड है। हैज एंटिटी रिटेन कंट्रोल ऑफ एसेट? जी बिल्कुल, कंट्रोल तो होता है ना। अगर यस, अगर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ना ट्रांसफर हो ना रिटेन हो तो क्या होता है? यस, तो क्या होगा? कंटिन्यू टू रिकग्नाइज द एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज क्वांटिक इन्वॉल्वमेंट। बेटा ये डायरेक्ट वैसे समझ नहीं आता, लेकिन आप पहले बातें समझ लो, सीख लो, फिर ये डन है, क्लियर रहेगा। अच्छा इधर आ जाओ, वो इधर क्या कहता है? अगर वो कह दे जी ट्रांसफर तो नहीं हुए लेकिन रिटेन्ड है, अगर ट्रांसफर हो गए फिर तो ठीक है। अगर ट्रांसफर नहीं हुए लेकिन रिटेन्ड है तो बेटा तब भी क्या करेंगे? नीदर ट्रांसफर, ना ट्रांसफर हुए है। सॉरी मैं शायद आगे चला गया, एक सेकंड। हाँ, रिस्क एंड रिवार्ड ना ट्रांसफर है ना रिटेन्ड है और कंपनी का कंट्रोल है तो कॉन्टिन्यू एसेट। ये एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाह रहा था मैं। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं है, रिस्क एंड रिवार्ड रिटेन्ड है। अगर हैं तो बेटा फिर अगर वो क्या लिख दें सवाल में क्या है तो फिर क्या करेंगे? ऐसे डी रिकग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन मैंने तो आपको कहाँ तक लेके जाना है? कॉन्टिन्यू इन्वॉल्वमेंट तक। तो बेटा दोबारा सुनो, फिर क्लोज करते हैं इस डायग्राम को। बेटा सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड जो हैं वो क्या है? सब्सटेंशियल एसेट का ट्रांसफर टेस्ट पास हो गया कैश फ्लो का। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर भी नहीं हुए, रिटेन भी नहीं है, एसेट पे कंट्रोल है, क्या होगा? कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। डन। चलो बेटा बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने कर ली थी डी रिकग्निशन की। बेटा जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। ये बुक मैंने आपके सामने ई बुक ओपन की हुई है, बेटा प्लीज पढ़िएगा। बेटा ये कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के बारे में एग्जाम्पल है। फूड को का रिसीवेबल का पोर्टफोलियो है। कितने रुपए का रिसीवेबल है जी? बेटा कैरिंग वैल्यू 5 मिलियन है, फेयर वैल्यू 50 है जी। कैश कितना रिसीव हुआ है फैक्टरिंग कंपनी से? 49,90,000, जिसमें 49,70,000 रिसीवेबल के हैं। 20,000 किस चीज़ के दिए हैं? बेटा हमने गारंटी क्या दी है उसको? हमने उसे क्या है, हम 50 लाख का हमारा रिसीवेबल है ना, हम 5 लाख तक की बैड डेट की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बेटा अभी आपको मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझें अभी। बेटा ये 20,000 है ही नहीं अभी, ये 20,000 है ही नहीं अभी। डन। 50 लाख का हमारा रिसीवेबल है, हमें फैक्टरी कंपनी से कितने मिले हैं? 49,70,000 बस। बेटा 20,000 छोड़ दो अभी, पता है कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, कॉन्सेप्ट सिखा दूँ फिर 20,000 भी शामिल कर दूंगा अभी। बेटा देखो हमारी ऑब्लिगेशन ऑफ बैड डेट कितनी है? जो गारंटी दी है हमने वो कितनी गारंटी दी है? 5 लाख को बेटा 50 लाख से डिवाइड करो, कितने परसेंट आता है? अगर हमारी ऑब्लिगेशन फॉर बैड डेट, बेटा कब तक, कितने परसेंट तक है? 10% तक है ना अगर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट वाला केस है। चलो 10% ही है जी। बेटा आगे बढ़े। ये देखो ज़रा, ये मुझे ना एंट्री खुद करवानी पड़ेगी क्योंकि मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया। देखना ज़रा, इधर देखो जी।
एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये किसकी, बैटरी खत्म होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है किसकी है, डी रिकग्निशन की। क्या एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट 4970, जी बैंक डेबिट कितने से जी, 4970। बेटा रिसीवेबल तो खत्म कर देना ना, 5000। ये कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। आप नहीं समझेगा, हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ, ये है पार्शियल हमारी ऑब्लिगेशन है। अब प्लीज समझो, हमने क्या किया उससे, हमने क्या, हमारी ऑब्लिगेशन बैड डेट की है 50,000 तक की, सॉरी 5 लाख तक की। अब बेटा क्या होगा, 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख है, 50 लाख का 10%, 5 लाख। अब क्या होगा बेटा, कल को अगर कस्टमर बैड डेट अज्यूम करते हैं, वो 5 लाख का बैड डेट करेंगे, अज्यूम करते हैं बेटा, अगर वो 5 लाख का बैड डेट करेंगे तो क्या होगा, वो पैसे हमें किसे देने पड़ेंगे, फैक्टरिंग कंपनी को। लेकिन बेटा वो 5 लाख हमें लेने भी तो किससे होंगे ना, किससे लेने होंगे, किससे लेने होंगे, हमारे रिसीवेबल से। तो बेटा ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ना, अब जो एंट्री करने लगा क्या, कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट डेबिट और बेटा फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। बेटा कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट ने कितने से डेबिट होना था, लोअर ऑफ रिसीवेबल का बैलेंस 50 लाख और अमाउंट गिवन एज गारंटी 5 लाख, मतलब 500 से। और लायबिलिटी ने किससे क्रेडिट होना था, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या लिखा था मैंने, लायबिलिटी शैल बी रिकॉर्डेड इक्वल टू अमाउंट गिवन एज गारंटी, फी छोड़ दो। बेटा ये एंट्री होगी, पता है बेटा, प्लीज समझो, ये लायबिलिटी किसकी तरफ है, ये लायबिलिटी किसकी तरफ है, टुवर्ड्स फैक्टरिंग कंपनी। किस चीज़ की लायबिलिटी है, अगर उन्होंने 5 लाख तक क्या किया, बैड डेट किया। बेटा लायबिलिटी है तो हमारा एसेट भी तो होगा ना, अगर उन्होंने बैड डेट किया उनको तो पैसे दे देंगे हम फैक्टरिंग कंपनी को, लेकिन इनसे भी तो लेने होंगे ना रिसीवेबल से। ये बेटा उस चीज़ की एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये एग्जाम्पल यहाँ खत्म है बेटा, एक तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, मैंने 20 रुपये निकाल देंगे। अब अगली बात अज्यूम करते हैं, अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि ऑल अमाउंट्स आर रिकवर्ड। बेटा मैं कहता हूँ कस्टमर ने सारे पे कर दिए, फैक्टरिंग कंपनी ने सारे रिकवर कर लिए, तो बेटा क्या एंट्री होगी बताओ, बाय फैक्टर कंपनी, क्या एंट्री होगी, रिवर्स ही करेंगे ना बेटा, लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म, और क्या करेंगे, ये बेटा ये एसेट भी खत्म। डन। अगली मिसाल मैं अज्यूम करता हूं, नो अमाउंट इज रिकवर्ड, समझाने के लिए, बाय फैक्टर कंपनी। बेटा कोई भी अमाउंट रिकवर ना हुई तो क्या करेंगे, बेटा लायबिलिटी डेबिट 500 से, हम तो 500 देंगे ना, और बैंक क्रेडिट 500 से।
ठीक है। और ये एसेट तो बेटा हमारी बुक्स में रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो रहेगा, तो हम उससे क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे। रिसीवेबल से क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे। 500 तो अपने रिकवर करेंगे। डन। यहां तक बताएं। एक और सिनेरियो बनाने लगा हूं। अज्यूम करें कि फैक्टर कंपनी ने, प्लीज समझिए बात, अज्यूम करें फैक्टर कंपनी ने 4700 रिसीव कर ली। 4700 समझिएगा, टोटल 5000 का था। हमने गारंटी क्या दी थी? 500 रुपये की। इसका मतलब ये है कि 4500 बनते हैं ना, 4500 तो रिसीव कर लिए, बाकी से और कितने रिसीव कर लिए? हमने से भी कितने पे करने हैं? 300 पे करने हैं ना बेटा। अगर से 4700 रिकवर कर लिए हैं तो इसका मतलब है 300 रिकवर नहीं हुए, ये मतलब है ना। आप बताओ बेटा, सुनिए बात मेरी, पहले मेरी बात सुननी है ध्यान से। यहां तक आगे उस सवाल को छोड़ दो, मैं ये खसारा अपने पास से बना रहा हूं, उधर है ही नहीं कुछ ये। अब बेटा पहला काम क्या करेंगे? पहले 200 की एंट्री करेंगे। बेटा 200 तो ले गया ना वो, 200 तो ले गया, शाबाश। 200 तो रिवर्स करूंगा ना मैं कहूंगा 200 से फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, 200 से काउंटिंग इन्वॉल्वमेंट एसेट क्रेडिट। ये 200 कौन से हैं? 4500 और 4700 के दरमियान वाले। डन। और मुझे से कितने पे देने पड़ेंगे? मैं कहूंगा 300 से फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। डन है जी। अब मेरा कितने का रह गया? कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट कितने का रह गया? 500 माइनस 200, 300। अब 300 के बारे में क्या करूंगा? फॉलो अप करूंगा। बेटा सब बातें लिखनी है जो मैं बना रहा हूं। डन। लिख लिया अगर तो अब इस फॉलो अप के बारे में और इस फॉलो अप के बारे में वही बात जो मैंने आपको रिकोर्स, बेटा ये पार्शियल रिकोर्स है। ये एग्जाम्पल किसकी है? पार्शियल रिकोर्स की। बेटा याद है उसकी? फुल रिकोर्स से मैंने फॉलो अप में मिसाल लिखवाई थी, वही बात। बेटा यहाँ पे अगर वो कह दे कि इसको सारे को राइट ऑफ कर दो, कि थोड़े को राइट ऑफ कर दो, तो क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। देखो जी फॉलो अप के बारे में, इफ क्वेश्चन मेंशंस दैट all remaining balance or its portion, if question mentions all remaining balance, if question mentions all remaining balance or its portion will not be collected, will not be collected, will not be collected, then it should be written off. कितने कर दें जी? बेटा एग्जाम्पल देख लें जरा अभी। बेटा इसमें फी भी शामिल है। देखो बेटा सारा कुछ हुआ हुआ, ये देखो बेटा, देखो कॉन्टिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट किसने से आएगा? लोअर ऑफ से, ऐसे ही है जी। टोटल अमाउंट ये लिखवाया था मैंने और गारंटी लोअर। बेटा लायबिलिटी कितने से आएगी? जो आपने गारंटी दी है जमा अगर कोई फी रिसीव किया गारंटी की, ये बताया था ना मैंने इस सवाल में, से पहले रूल लिखे थे, ये बताया था ना। चले अब मैं इस एग्जाम्पल को, जितनी एग्जाम्पल है उतनी सॉल्व करवा रहा हूँ। बेटा क्या एंट्री करेंगे? बेटा कैश इतने से डेबिट होगा ना, 4990,
रिसीवेबल 5 मिलियन से क्रेडिट। बेटा एंट्री ना इकट्ठी हुई है, कैश डेबिट 49,490 से, रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 से, कॉन्टिन्यूइंग एसेट 500 से, लाइबिलिटी 520 से, और डिफरेंस बेटा कहाँ पे आ जाएगा, P&L में। बेटा डिफरेंस देखो P&L में सेम आ रहा है, मैंने भी एग्जांपल जब सॉल्व की थी मैंने 20 रुपये निकाल दिए थे ना, बेटा डिफरेंस सेम आ रहा है। क्यों भला? वो जो 20 रुपये बैंक में गए हैं ना, वही 20 रुपये कहाँ पे आ गए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। पता क्या होगा, जब ये ट्रांजेक्शन ख़त्म होगी ना, सुनने वाली बात है बेटा, जब ये ट्रांजेक्शन ख़त्म होगी ना, तब ये 20 रुपये हमारी इनकम बन जाएंगे। टेक्निकली हमारी इनकम बनने हैं। क्यों? ये हमने 20 रुपये की फ़ी ली है 10% गारंटी देने की, जो हमने पार्शियल ऑब्लिगेशन दी है उसकी हमने पैसे लिए हैं। इसको अभी नहीं बनाना इनकम, अभी ये बैंक में आ गए, आप इस 20 रुपये को निकाल दो तब भी P&L में 30 रुपये रहेंगे। इधर से 20 रुपये चले गए जैसे मैंने एग्जाम्पल में किया है, इधर से लाइबिलिटी से चले जाएंगे। अभी ये पैसे बैंक में शामिल है और लाइबिलिटी में शामिल है। ये 20 रुपये की जो फ़ी है, ये टेक्निकली बेटा हमारी इनकम बनेगी कब, जब ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जब जो भी 20 दिन होंगे, 25 दिन होंगे, 30 दिन होंगे, जब पता चल जाएगा कि सारे पैसे रिकवर हो गए, सारे नहीं हुए, थोड़े रिकवर हुए, बेटा तब ये सारी की सारी फ़ी हमारी क्या बन जाएगी, ये लिख लो, ये सारी बेटा इनकम बननी है हमारी। डन। आप इसकी लहदा से एंट्री कर देना, लाइबिलिटी डेबिट, P&L क्रेडिट। बेटा इतना सा कर लें काम, अगर आ गया तो। बेटा मैंने आपको इस 20 रुपये के बगैर समझाया सारा कुछ। अगर आप इस 20 रुपये के साथ देखें तो बेटा क्या होगा, अभी ये बैंक में है और लाइबिलिटी में, इसका इमीडिएटली P&L में कोई इफेक्ट नहीं जा रहा। ये पता है इनकम कब बनेगी, जब, ठीक है जी। ये लेक्चर क्लोज करते हैं, बल्कि क्लोज करने से पहले बेटा एग्जाम्पल नंबर 3D रिकग्निशन। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपने खुद करनी है। ये मैं आपको इस तरह का सवाल खुद बना के मैंने करवा दिया है। ये वो वाला सिनेरियो है, सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद राइट टू रीपरचेज एट, और भाई रुक जाओ अभी, राइट टू रीपरचेज एट फिक्स अमाउंट। ठीक है जी, डन है। बेटा एग्जाम्पल 3 आपने खुद करनी है डी रिकग्निशन की बुक में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।